नमस्कार दोस्तों, हम पेपर 7 पर चर्चा कर रहे थे। तो पेपर 7 का जो पार्ट 1 है कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम एवं कानून, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। इस पे एक अधिनियम है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। इसमें मैंने एक पहला वीडियो बना दिया है, वो पार्ट 1 है। इस पार्ट 1 में हमने इसके परिचय के संबंध में बात की थी, यानी मानव अधिकार संरक्षण क्या है, क्यों लाया गया था, मानवाधिकार क्या है, उसके तहत क्या क्या प्रावधान किए गए, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो पहला वीडियो आप पहले देख लीजिए, इसके बाद आप दूसरा वीडियो यानी ये वाला वीडियो देखिएगा। अब इस पर हम चर्चा करते हैं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के संगठन पर, या मैं कहूँ कि इसकी संरचना पर हम विचार करने वाले हैं। तो पहले ही मैंने उद्देश्यों के तहत आपको क्लियर किया था कि भारतीय संसद ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में पहले से ये कहा था उद्देश्य में कि हम क्या करेंगे, एक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन बनाएंगे या आयोग बनाएंगे, पहला जो राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करेगा। दूसरा, हम राज्य स्तर पर कार्य करने के लिए एक राज्य स्तरीय मानव अधिकार आयोग की नियुक्ति करेंगे। तो ये 2 स्तर पर उन्होंने नियुक्ति की बात कही है। उसी संगठन के विषय में हम चर्चा करेंगे कि उस संगठन या उस संरचना में अध्यक्ष कैसे नियुक्त किए जाते हैं, सदस्य कौन कौन होते हैं, उनकी पद मुक्ति कैसी होती है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं इस पर्टिकुलर पूरे को पूरे वीडियो में। ठीक है, तो देखिए इसका संगठन या संरचना, तो पहला क्या होगा, एक है इसके, वो है केंद्र स्तर पर। केंद्र स्तर पर एक संरचना होगी और दूसरा कौन सी होगी, वो राज्य स्तर पर संरचना होगी। तो केंद्र स्तर की जो संरचना है उसको बोलते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, है ना, यानी कि नेशनल स्तर पर यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसकी स्थापना की जाएगी। और दूसरा राज्य स्तर पर इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, यानी कि राज्य मानवाधिकार आयोग, ऐसा हम इसको कहेंगे। तो 2 संरचनाओं के स्तर पर या पूरा का पूरा आयोग क्या काम करेगा, जो मानव अधिकारों के संरक्षण से संबंधित होने वाला है। ठीक है, तो 2 स्तर पर ये काम करेगा। अभी हम दूसरा स्तर नहीं देखेंगे इस वीडियो में, हम राज्य स्तर का अगला वाला वीडियो में देखेंगे। पहले हम क्या कर रहे हैं, केंद्रीय स्तर पर जो संरचना है हम इस पर चर्चा करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो पहले वीडियो तक के बने रहिएगा, इस पे हम चर्चा शुरू करते हैं अपनी। तो नीचे आते हैं, हम पहले देखते हैं इसमें। तो NHRC, इसमें कैसा प्रावधान किया गया है, यहाँ पर एक अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। एक अध्यक्ष की नियुक्ति होगी, ठीक है, और अध्यक्ष कौन होगा, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का मुख्य न्यायाधीश, या कहें कि प्रधान न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा सदस्यों की नियुक्ति की बात कहता है ये अधिनियम। ठीक है, इसमें अधिनियुक्ति की नियुक्ति के संबंध में क्या कहता है, तो 4 सदस्य होंगे। तो 4 सदस्य कौन होंगे, एक सदस्य यहाँ होगा, एक सदस्य यहाँ होगा और 2 सदस्य यहाँ पर होंगे। तो इसमें जो पहला सदस्य होगा वो कौन होगा, तो कहता है कि पहला सदस्य होगा सुप्रीम कोर्ट का, यानी कि उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश, है ना, उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश होगा जो इसका सदस्य होगा, कोई भी एक न्यायाधीश इसका सदस्य होगा। दूसरा यहाँ पर कहता है कि हाई कोर्ट का, ठीक है, अभी हाई कोर्ट में कौन सा हाई कोर्ट, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। इसमें यह कहा गया है कि कौन सा हाई कोर्ट का ही क्या होगा, कोई ना कोई जहां से भी हो सके वो एक मुख्य न्यायाधीश, यहाँ पर किसी भी मुख्य न्यायाधीश को ले ले, किसी भी मुख्य न्यायाधीश की यहाँ पर नियुक्ति की जाएगी। किस रूप में, एक सदस्य के रूप में। हाई कोर्ट के एक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति एक सदस्य के रूप में की जाएगी। इसके अलावा तीसरे नंबर पर कौन आता है, तो तीसरे नंबर पर 2 सदस्य यहाँ पर आएंगे, एक सदस्य यहाँ, एक सदस्य यहाँ पर। तो 2 सदस्य होंगे। इनमें से वैसे सदस्यों को चुना जाएगा जो मानव अधिकार के क्षेत्र में क्या करते हो, 2 बातें रखते हो। एक तो उनके पास मानव अधिकार विषय, इस विषय का बहुत अच्छा ज्ञान हो, व्यवहारिक स्तर पर भी सैद्धांतिक स्तर पर भी बहुत अच्छा ज्ञान हो, और दूसरा क्या हो, उनके पास इस संदर्भ में बहुत अच्छा अनुभव हो। उन 2 सदस्यों की नियुक्ति यहाँ पर की जाएगी, इसके द्वारा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है नियुक्ति। क्लियर बात है, तो ये ध्यान में रखना। NHRC के संबंध में यहाँ पर एक बात जो और ध्यान में रखनी है, इसकी धारा है, और धारा 3 के तहत ये आता है।
ठीक है, धारा 3 के तहत जिसका प्रावधान है। जबकि राज्य स्तर का आप देखोगे तो धारा 21 में आता है ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, तो यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर धारा 3 के तहत आपको याद रखना है NHRC है ना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में, जिसमें से एक अध्यक्ष होंगे और 4 सदस्य होंगे। ठीक है, जो इस संगठन में कार्य करेंगे। ठीक बात है, आशा करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। इसके बाद कुछ अन्य सदस्य जो होते हैं हम उसको भी देख लें, है ना। तो मैं इधर इसको ले रहा हूं। ठीक है, जरा देखिए, समझिए बातों को। वो कहते हैं कि 4 अन्य सदस्य भी होंगे, 4 अन्य सदस्य भी यहाँ पर कार्य करेंगे। ठीक है, तो 4 अन्य सदस्य यहाँ पर कौन कौन होंगे इसको हम समझें। तो 4 अन्य सदस्यों में नाम लेता है CGP मानवाधिकार आयोग। वो कौन कौन से नाम लेता है? पहला कहता है कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर ST, नेशनल कमीशन फॉर SC और नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स। मतलब मैं हिंदी में कहता हूं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। ठीक है, पहला वाला है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, इसके दूसरा होगा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, है ना, और इसके बाद आएगा राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग, है ना, और इसके अलावा लास्ट में एक बचेगा, वो कौन सा है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग, है ना, राष्ट्रीय महिला आयोग। इसके सदस्य क्या होंगे, इसके अध्यक्ष क्या होंगे? पदेन रूप में सदस्य होंगे इस कहें कि संरचना के, इस पर्टिकुलर यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष होंगे, मतलब सदस्य होंगे। तो क्या हुआ, एक अध्यक्ष हुए, ठीक है, और यहाँ पर 4 सदस्य जो चुने गए हैं वो हैं। इसके अलावा 4 अन्य सदस्य यहाँ से चुने जा रहे हैं अन्य आयोगों द्वारा, जिनको हमने कहा ये 4 आयोग होंगे। इसमें एक आर्टिकल ध्यान में रखना है, धारा 12। ठीक है, तो धारा 12 कहता है, धारा 12, ठीक है, धारा 12 निर्दिष्ट करता है, एक निर्दिष्ट के विषय में बात करता है, निर्दिष्ट करता है कि धारा 12 के तहत ये 4 सदस्य यानी कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर ST, नेशनल कमीशन फॉर SC और नेशनल कमीशन फॉर विमेन, ये चारों के जो अध्यक्ष होंगे वो क्या होंगे? पदेन रूप में यहाँ पर सदस्य होंगे या सदस्य समझे जाएंगे, इस शब्द का इस्तेमाल करता है ये आयोग, ये कहें कि पर्टिकुलर पूरा का पूरा ये जो अधिनियम है वो। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है इसकी संरचना। बिल्कुल, मैं एक बार और बोलता हूं, केंद्र स्तर पर धारा 3 के तहत नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक संगठनात्मक संरचना की स्थापना की गई है, जिसमें एक अध्यक्ष यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश को बनाया गया है। दूसरा, यहाँ पर से SC का एक न्यायाधीश होगा, यानी सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश होगा, हाई कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश होंगे। इसके अलावा 2 अन्य सदस्य होंगे जो इस क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव रखते हैं। इसके अलावा 4 अन्य सदस्य होंगे जो अल्पसंख्यक आयोग, जनजाति आयोग, जाति आयोग और महिला आयोग से संबंधित होंगे, जो धारा 12 के तहत यहाँ पर समझे जाएंगे कि ये इसके सदस्य होंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वाली बात आपको समझ में आ रही होगी। इतना समझने के बाद फिर आप क्या करिए, थोड़ा सा इसकी नियुक्ति पर हम चर्चा कर लेते हैं, इसकी नियुक्ति कैसी होती है। ठीक है, तो इसमें नियुक्ति के संबंध में धारा 4 पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ इसको थोड़ा जगह लेकर के मिटा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, अनुच्छेद कहता हूँ, धारा 4 पर हम चर्चा कर लें। तो धारा 4 में ही इनकी नियुक्ति संबंधी प्रावधान है। किसकी नियुक्ति संबंधी प्रावधान है? इन चारों की नियुक्ति संबंधी। चारों की मतलब कौन कौन सी? यहाँ पर एक अध्यक्ष की, दूसरा यहाँ पर से सदस्यों की, यहाँ पर से ज्ञान अनुभव रखने वाले सदस्यों की, और यहाँ पर विभिन्न आयोगों के सदस्यों की। ठीक है, तो इनकी अलग से नियुक्ति तो करते नहीं है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कैसे नियुक्ति करेंगे? यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, उसकी अलग नियुक्ति करेंगे। नेशनल कमीशन फॉर ST, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, चारों की अलग अलग वो नियुक्ति पहले से करके रखते हैं। तो इनकी नियुक्ति संबंधी बातें हम नहीं करेंगे। हम बात किसी करेंगे, इनकी नियुक्ति संबंधी बात करेंगे कि अध्यक्ष कैसे नियुक्त किया जाएगा, फिर SC का एक सदस्य कैसे नियुक्त किया जाएगा, हाई कोर्ट का एक सदस्य कैसे नियुक्त किया जाएगा, और आखिरी में यानी कि जो अन्य सदस्य 2 हैं जो अनुभव और विशेष ज्ञान रखते हैं, उनकी नियुक्ति कैसे की जाएगी, हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक बात है, तो इसको समझिए, इस पर हम चर्चा कैसे करते हैं, देखिए जरा। तो नियुक्ति अनुच्छेद कहता हूं, सॉरी, धारा 4 के तहत इसकी नियुक्ति का प्रावधान है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करेंगे। इसके अलावा SC
एससी के एससी के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश और 2 अन्य सदस्य जो ज्ञान और अनुभव रखते हैं इस क्षेत्र में, उनकी भी नियुक्ति की जाएगी राष्ट्रपति द्वारा। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, राष्ट्रपति नियुक्ति पत्र पर एक काम करेंगे, पहले हस्ताक्षर कर देंगे और मुहर लगा देंगे। हस्ताक्षर और मुहर के बाद फिर क्या होती है, इनकी नियुक्ति होती है। ठीक है, हालांकि नियुक्ति अब राष्ट्रपति अकेले कैसे करेंगे, तो यहाँ पर एक प्रावधान किया गया कि हम क्या करेंगे, एक समिति बनाएंगे जो नियुक्ति संबंधी कार्य करेगी। तो एक समिति का निर्मित किया गया। इस समिति में क्या प्रावधान है इसको देखें। ये समिति कैसी है, तो इस समिति में 6 सदस्य होते हैं। 6 सदस्य कहें तो नहीं ठीक लगेगा, 5 इसमें सदस्य होते हैं और 1 कहेंगे अध्यक्ष होते हैं तो ज्यादा ठीक लगेगा। तो देखो अध्यक्ष कौन होता है यहाँ पर से, यहाँ पर अध्यक्ष होते हैं कौन, प्रधानमंत्री। पहला इसमें होंगे वो कौन है, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा विपक्ष के नेता, कहाँ पर के विपक्ष के नेता, विपक्ष नेता दोनों जगहों के, कहाँ के, लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी, दोनों जगहों के विपक्ष के नेता इसके सदस्य होंगे। ठीक है, इसके अलावा लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो इसका सदस्य होगा और राज्यसभा का उपसभापति इसके सदस्य होंगे। ठीक बात है, इसको थोड़ा समझिए ध्यान से। देखो लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति कर रहे हैं और लोकसभा में विपक्ष के नेता की भी नियुक्ति कर रहे हैं। देखो दूसरी ओर क्या है, राज्यसभा का उपसभापति आ रहा है और राज्यसभा का अपोजिशन लीडर आ रहा है, मतलब कि उसका विपक्ष का नेता आ रहा है। तो इसमें दिमाग में आएगा कि फिर यहाँ पर राष्ट्रपति कहता हूं, यहाँ पर राज्यसभा के उपसभापति की नियुक्ति क्यों की जा रही है, सभापति की नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है, ये दिमाग में आ सकता है। देखो भारत का जो राज्यसभा है, राज्यसभा के सभापति होते हैं वो पदेन रूप से क्या होते हैं, वहां पर सभापति होते हैं, लेकिन वो और भी क्या होते हैं, वो उपराष्ट्रपति भी होते हैं, इसलिए इनकी नियुक्ति यहाँ पर नहीं की जाती है। समझे बात को। इसके अलावा एक चीज और क्या होगा, यहाँ पर नियुक्ति की जाती है किसको, गृह मंत्रालय के प्रभारी सचिव, गृह मंत्रालय के प्रभारी मंत्री इसकी भी यहाँ पर नियुक्ति की जाती है। और ये 6 सदस्य मिलकर 5 सदस्य और 1 अध्यक्ष मिलकर क्या करते हैं, राष्ट्रपति को अनुशंसा करते हैं। किस संबंध में अनुशंसा करते हैं कि यहाँ पर सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति की जानी है, इस संबंध में वो क्या करते हैं, यहाँ पर से इस पर चर्चा करते हैं। ठीक बात है, तो ये समझ में आई। यहाँ पर से एक समिति निर्मित होगी, मैं फिर दोहराता हूँ। 5 सदस्य होंगे, कौन कौन से, एक ऑपोजिशन लीडर होगा लोकसभा का, ऑपोजिशन लीडर होगा राज्यसभा का। इसके अलावा अध्यक्ष होंगे लोकसभा के और उपसभापति होंगे राज्यसभा के। इसके अलावा एक प्रभारी मंत्री जो गृह मंत्रालय का है वो इसका सदस्य होगा और एक अध्यक्ष होंगे, वो होंगे प्रधानमंत्री, और मिल करके चुनाव करेंगे किसका, यहाँ पर के सदस्यों का और अध्यक्षों का, यानी कि राष्ट्रीय मानव अधिकार के अध्यक्ष का और इसके अलावा सदस्य होगा। और फिर क्या होगा, राष्ट्रपति को उसका नाम भेज दिए जाएंगे, वो हस्ताक्षर करेंगे और मुहर लगा देंगे। उसके बाद इनकी क्या होगी, नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, तो ये थी पूरी की पूरी नियुक्ति प्रक्रिया किसके संबंध में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में नियुक्ति संबंधी प्रक्रियाओं पर हमने चर्चा कर ली। इसके अलावा हम छोटी सी बात और है तो वो देख लेते हैं, अच्छा रहेगा। इसमें से एक महासचिव का प्रावधान किया गया है, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो केंद्र स्तर पर जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन काम करेगा, यहाँ पर एक महासचिव की नियुक्ति की गई है। महासचिव क्या करेगा, इसके यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के सारे कार्यों को देखने की जिम्मेदारी महासचिव की होगी। तो ये जो महासचिव है इसको जरा समझें, महासचिव के संबंध में क्या क्या बात कहता है। तो महासचिव के संबंध में कहते हैं कि क्या करेंगे, कृत्यों का निर्वहन करेंगे, कृत्यों का निर्वहन करेंगे। कैसे कृत्यों का, तो सिवाय 2 कृत्य है ना, यहाँ पर ये क्या है, ये जो है वो शर्त लगा दी गई, 2 तरह के कार्य वो नहीं करेगा, इसके अलावा सारे कार्य करेगा। तो कौन कौन से 2 कार्य वो नहीं करेगा इसको देखें हम। तो यहाँ पर कहता है धारा 40 ख में विनिर्दिष्ट विषय और इसके अलावा न्यायिक विषय। ये न्यायिक विषय के पर काम कभी भी कोई सचिव या महासचिव नहीं कर सकता। यहाँ पर सदा कौन कार्य करेगा ऐसा वाला, यहाँ पर कार्य सदा ही सदा सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश ही ये काम करेंगे, इसलिए न्यायिक विषय इसको नहीं दिए गए महासचिव को। दूसरी बात है, धारा 40 ख के जो भी विषय हैं इस पर भी कोई भी कार्य नहीं कर सकता महासचिव। इसके अलावा जितने भी कृत्य इसको प्रदान किए गए हैं वो सारे कृत्य ये करेगा। ठीक बात है, ये महासचिव की जिम्मेदारी होगी। तो ये तुम्हारा ये एक संरचना वाली पार्ट यहाँ पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया। इसके अलावा हम एक बात पर और भी चर्चा कर लेते हैं तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर का। तो देखो यहाँ पर फिर त्याग पत्र के संबंध में या
पद मुक्ति कह लें, पद मुक्ति या पद से हटाया जाना। ये कैसे हटाया जाता है इसको हम देखें, पद मुक्ति या पद से हटाया जाना। तो इनको पद मुक्ति या पद से कैसे हटाते हैं वो देखो। तो यहाँ पर से कोई भी अध्यक्ष है या सदस्य है ना, कोई भी अध्यक्ष या सदस्य वो क्या कर सकता है, यहाँ पर से एक त्याग पत्र दे सकता है। किसको त्याग पत्र देगा, तो त्याग पत्र जो नियुक्ति करेगा उसी को देंगे, तो राष्ट्रपति को दे देंगे। तो राष्ट्रपति को संबोधित करता हुआ एक पत्र वो दे देगा, ठीक है, त्याग पत्र दे देगा और उसको पद से हटा दिया जाएगा। दूसरा इसको कैसे हटाया जाएगा, तो पद त्याग, पद से हटाया जाना इसकी प्रक्रिया है। तो पद से हटाए जाने की प्रक्रिया में क्या होता है, दो तरह की शर्तें पहले आरोपित की जाती हैं। पहला क्या होगा, तो सिद्ध कदाचार। पहला है सिद्ध कदाचार। अगर किसी सदस्य ने या किसी अध्यक्ष ने कोई ऐसा काम किया हो जिससे क्या होता हो, कदाचार आता हो, संविधान का स्पष्ट उल्लंघन आता हो, संविधान के स्पष्ट रूप में मुखालफत की हो या फिर संविधान के विरुद्ध गया हो, तो उसको क्या कहेंगे, सिद्ध कदाचार कहेंगे। दूसरा क्या करेंगे, असमर्थता। असमर्थता, कोई व्यक्ति ऐसा हो गया है जो बिल्कुल कार्य करने में असमर्थ है, तब क्या किया जा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा इसको पद से हटाया जा सकता है। ये बात आपको समझनी होगी, पद से हटाया जा सकता है ना। और इसमें ध्यान में रखना कि पद से जो हटाया जाए वो किसके तहत है, धारा 5 के तहत, धारा 5 के तहत, ठीक है। धारा याद होंगी, केंद्र स्तर पर जो NHRC है उसमें धारा 3 थी, उसके बाद नियुक्ति संबंधी धारा 4 थी और एक धारा है धारा 5, जिसमें अध्यक्षों को या कहें सदस्यों को पद से हटाया जाना या उनकी असमर्थता के आधार पर हटाया जाना या सिद्ध कदाचार के हटाया जाना, ये इसमें उल्लेख आता है। लेकिन सीधे सीधे कभी भी राष्ट्रपति इनको पद से नहीं हटाता है। वो करता क्या है, एक समिति का निर्माण करेगा। समिति किसके हेल्प से, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की हेल्प से। भारत के मुख्य न्यायाधीश को कहेगा कि आप इसके मामले की जांच करिए और विहित प्रक्रिया द्वारा उस मामले की जांच की जाएगी और जांच करने के उपरांत वो राष्ट्रपति को फिर क्या करेंगे, उसकी रिपोर्ट देंगे कि ऐसा ऐसा मामला है और उसके बाद ही क्या किया जा सकेगा, उसको उससे पद से हटाया जा सकेगा, यानी कि अध्यक्ष को या उनके सदस्यों को उनके पद से हटाया जा सके। किसके तहत, तो यहाँ पर से धारा 5 के तहत, ठीक है। तो इस दूसरे वाले वीडियो में हमने 3 चीजों पर चर्चा करी है। एक तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संगठन संबंधी हमने चर्चा की, दूसरा उनकी नियुक्ति संबंधी हमने चर्चा की और तीसरी चर्चा की है वह पद मुक्ति या पद से हटाए जाने के संबंध में, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और भी लगातार मैं इस पर वीडियो तैयार करूंगा, क्योंकि पेपर 7 को लेकर के बहुत लोगों ने मुझसे चर्चा की कि सर मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो इस पर आप कुछ करिए। तो इसलिए मेरा छोटा सा प्रयास है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में फिर से।